पढ़ना। तो ये मेरे समरी नोट्स हैं, ओके। अगर आप तो इनसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट लिखा मैंने उसमें से देखा कि मतलब प्रॉपर्टी बोट बाय ओरिजिनल ओनर यूजिंग अ प्रॉक्सी नेम। मतलब ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपने नाम पे तो प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, मिस्टर बी के नाम पे खरीद ली, पर पैसा खुद से दिया। इसको बोलते हैं, ये चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कि प्रॉपर्टी बोट बाय ओरिजिनल यूजिंग ए प्रॉक्सी। मतलब मिस्टर बी को आप प्रॉक्सी कह सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि इसको हम बेनामीदार बोलते हैं, बेनामीदार, ओके। नेक्स्ट, पीपल ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? बेनाम मतलब कि अपने नाम, पैसे तो खुद दिए पर नाम पे किसी और के है, क्यों करते हैं? अरे इसलिए कि ये टैक्स सामने ना टैक्स बच जाए, या अपनी मैनिपुलेट कर सके नेटवर्थ, या फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनको डिसीव कर सके, ये सब चीज़ें कर सकें। और सबसे मेन है कि टैक्स बच जाए उन लोगों का, ठीक है। तो ये इस एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्ट ये है कि बेनामी ट्रांजिशन को होने से रोक सकें, एंड जो प्रॉपर्टी बेनामी डिक्लेयर हो चुकी है उनको ये रिकवर कर सकें, ओके। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन जब आप देखोगे तो उसमें 2 डेफिनेशन बड़े काम की हैं जो आगे आपको बड़ी यूज़ होने वाली हैं। तो उनमें सबसे पहले डेफिनेशन है अप्रूविंग अथॉरिटी की। अप्रूविंग अथॉरिटी में 2 लोग कवन है, एक तो एडिशनल कमिश्नर और एक होता है जॉइंट कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर एक और जॉइंट कमिश्नर, ओके। एंड दूसरी है इनिशिएटिंग ऑफिसर, इसमें आता है इनिशिएटिंग कमिश्नर, सेकंड डेप्यूटी। तो क्या बोला मैंने बोला अप्रूविंग में कौन आते हैं? अप्रूविंग में एडिशनल, जॉइंट कमिश्नर। एंड इनिशिएटिंग में कौन थे? इनिशिएटिंग में है भाई असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेप्यूटी। तो अगर थोड़ा बहुत आप ये चीज़ें याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ओके, ठीक है। फिर बेनामी प्रॉपर्टी होता है बेनामी ट्रांजिशन की इसने मिस्टर ए ने पैसे दिए, पर नाम की प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? मिस्टर बी के, पर पैसे किसने दिए? मिस्टर ए ने। तो ये क्या है? बेनामी ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के कारण ये प्रॉपर्टी हो गई बेनामी, क्योंकि पैसे तो मिस्टर ए ने दिए और नाम पे किसके? मिस्टर बी के। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन। एंड इसमें क्या होता है? प्रोसीड्स भी इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या होता है कि इंक्लूड प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, मतलब कोई कल चल के ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए, लोग कहेंगे कि ये तो प्रॉपर्टी सेल हो गई, अब तो ये प्रॉपर्टी नहीं रही, तो काहे को आप ये एक्ट लगा रहे हो भैया? ये प्रॉपर्टी नहीं रही, कोई बात नहीं, पर ये बेनामी थी ना, तो इसका जो सेल करा हुआ अमाउंट है वो हम बेनामी प्रॉपर्टी में इंक्लूड करके चलेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी ऑल्सो, ओके। फिर उसके नीचे आप बुक में देखिएगा स्टडी मटेरियल के, उसके नीचे केस लॉ है, उसमें लिखा है कि मान लीजिए डिपार्टमेंट ने कहा कि मिस्टर ए ऐसा है कि इसने दिए हैं पैसे और मिस्टर बी के नाम पे प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रूफ करना है, ये डिपार्टमेंट को प्रूफ करना है, ये जो बर्डन है प्रूफ करने का, ये किसके ऊपर है? डिपार्टमेंट के ऊपर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेनामी ट्रांजेक्शन की, बहुत इजी डेफिनेशन है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि हेल्ड बाय एनीवन एंड पेड बाय एनीवन, मतलब नाम पे किसी और के, पैसा किसी और ने दिया, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया। दूसरा पॉइंट है कि प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर बेनिफिट ऑफ रियल ओनर, मतलब जो ये मिस्टर ए ने तो पैसा दिया, मिस्टर बी के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो मिस्टर बी मैंने आपको ये समझाया कि यहाँ पे हेल्ड बाय एनीवन या एंड पेड बाय एनीवन। दूसरा है कि प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर बेनिफिट ऑफ रियल ओनर, मतलब ये पर्सन है मिस्टर ए, ये पर्सन है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए ने दिए पैसे, मिस्टर बी के नाम पे है प्रॉपर्टी, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए के बेनिफिट के लिए तो ये काम किया, मतलब अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखवाई। तीसरा है कि ट्रांजेक्शन फिक्टिशियस नहीं होना, मतलब मिस्टर बी है फिक्टिशियस, मिस्टर बी है क्या? फिक्टिशियस, या फिर ओनर जो है प्रॉपर्टी का डिनाई कर दे, मतलब मिस्टर बी कल चल के क्या कर दे? डिनाई कर दे कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है, या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है तो मुझे पता ही नहीं है,
नंबर 5, कंसिडरेशन जिस पर्सन ने दी, मतलब मिस्टर ए ने दी, ये ट्रेसेबल नहीं है या ये फिक्टिशियस है। ये मतलब जो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी वो भी फिक्टिशियस हो सकता है, या फिर जिसने पैसे दिए वो भी फिक्टिशियस हो सकता है, या ओनर कह दे कि भाई मुझे नहीं पता ये मेरे नाम पे प्रॉपर्टी, या फिर डिनाई कर दे मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, एंड या फिर ये फ्यूचर बेनिफिट ऑफ रियल ओनर के लिए रखी जा रही है। पहला था कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है, पैसे किसी और ने दिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम, वो ये है कि जो पॉइंट 2 है उसके एक्सेप्शन है कि HOF कर्ता मेंबर का एक्सेप्शन आता है। फिड्यूशियरी कैपेसिटी मतलब डायरेक्टर कंपनी के लिए करता है, ट्रस्टी ट्रस्ट के लिए होल्ड करता है। तीसरा, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए। चौथा है कि एक पर्सन अपने ब्रदर, सिस्टर या लीनियर असेंडेंट या लीनियर डिसेंडेंट के लिए करता है। पर ये पर्सन जो पैसे दे रहे हैं, ये जो ब्रदर सिस्टर जो भी है, ये उस प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर होने चाहिए, जॉइंट ओनर। पर इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि जितना भी पैसा है, ये जितना भी पैसा है वो पेड सोर्सेज से जाना चाहिए, नॉन सोर्सेज से आना चाहिए। मतलब मतलब ये सोर्स आपका पता होना चाहिए, तो ये मानेंगे। मतलब जेन्युइन सोर्स होना चाहिए, बेसिकली कह रहे हैं जेन्युइन सोर्स होना चाहिए। ओके, पेड नॉन सोर्स होना चाहिए, तो हम आपको एक्सेप्शन में डाल देंगे। अदरवाइज़ ये भी अगर है ना और अननोन सोर्स है तो फिर आप बेनामी ट्रांजेक्शन में कवर हो जाओगे। ठीक है, ओके। बेनामी ट्रांजेक्शन की एक और एक्सेप्शन है, ये है कि जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी इस पर्सन को, पर अभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो इसी पर्सन के पास है ये प्रॉपर्टी, पर्सन होल्ड करके रखा है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी थी वो पेड हो चुकी है, हैज़ पेड, एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रजिस्टर्ड है। अब क्योंकि अथॉरिटी को सब कुछ मालूम है, स्टैम्प ड्यूटी भी पेड है, कॉन्ट्रैक्ट भी रजिस्टर्ड है, पर्सन होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी, तो भैया इसको हम बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, बेनामीदार कौन होता है? ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने क्या पैसे दिए इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी है मिस्टर बी के नाम पे, तो मिस्टर बी क्या है? बेनामीदार, फिक्टिशियस पर्सन या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है। बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? बेनिफिशियल ओनर होता है कि ये जो मिस्टर बी है ना, ये इसके फ़ायदे के लिए प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करके बैठा है। बेनामीदार होल्ड प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल ओनर। आई होप क्लियर है आपको। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके, देन फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 6.8 पे जो एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से कीजिएगा। अगर आपने बेनामी ट्रांजेक्शन की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपके लिए कुछ नहीं है फिर, और आप आराम से कर सकते हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 6.10 पे आपको जो ऊपर मिलेगा ये है कि जो क्वेश्चन है एज टू व्हाट हिज इंटेंशन व्हाट वाज हैज़ टू बी डिसाइडेड ऑन, ये सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है। दूसरा है रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा है उनके मोटिव्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने ये ट्रांजेक्शन क्यों की, एंड उनके सब्सिक्वेंट कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बेनामी ट्रांजेक्शन की जाती है 4 चीज़ों पे बड़ा डिपेंड करता है। तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस पे, उनका रिलेशन क्या है, आपस में दोनों का रिलेशन क्या है, क्यों उन्होंने ट्रांजेक्शन की, उनका मोटिव, एंड उनका सब बाद में भी अब क्या करने वाला है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ओके, आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं। नाउ फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले आपको लेनी है ओपन मार्केट वैल्यू। क्या लेनी है? ओपन मार्केट वैल्यू। प्रॉपर्टी की जो ओपन मार्केट वैल्यू चल रही होगी वो ले लो ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, नंबर 2 है, अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप रूल 3 में आ जाओ। अब रूल 3 कहता है कि आप हायर लो 1 2 3। ओके,
ये कहता है कि आप हायर ले लो वैल्यू किसकी, 1 2 3 रूल की, हायर ले लो वैल्यू 1 2 3। ठीक है, पहला कहता है कि जो प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, जितने रुपए में प्रॉपर्टी एक्वायर हुई थी वो ले लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दूसरा कहता है कि आप जो हमने एसएफएम में बहुत बार सीख रखा है कि डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड हम अपनाते हैं, वो आप अपना लो। ओके ठीक है। तीसरा आता है कि एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, a प्लस बी माइनस एल इंटू पी वी डिवाइडेड बाई पी ई। ओके, तो अब इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, देखें तो सबसे पहले ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है एसेट्स। अब इस एसेट्स में आपको ज्वेलरी, बुलियन, स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स, सिक्योरिटीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो 3 बड़े काम के हैं कि शेयर, सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब नहीं लेना है, ये सब नहीं लेना है। इनके अलावा जितने भी एसेट्स हैं उनकी आपको क्या लेनी है, बुक वैल्यू। क्या लेनी है, बुक वैल्यू। इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, बुक वैल्यू। ओके ठीक है, ठीक है। फिर बी में आता है कि जितने भी मैंने अभी आपको गिनवाए, ज्वेलरी, बुलियन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, सिक्योरिटीज़, स्टोन, इन सब की आपको क्या लेनी है, ओपन मार्केट वैल्यू। इन सब की लेनी है आपको ओपन मार्केट वैल्यू। अब आप कहोगे यार मैम अभी आपने कहा ऊपर कि इन सबको मत लो, नीचे का आप इन सबको ले लो। अरे ये जो है ना, ये इनकी जो प्राइस है वो रेगुलरली आपको मार्केट में मिल जाएगी, ज्वेलरी, शेयर्स वगैरह की, है ना। इनकी तो हमें रेगुलर मार्केट में वैल्यू मिल जाती है, तो इसलिए हमने इनके लिए ओपन मार्केट वैल्यू रखा। एल का मतलब होता है लाइबिलिटीज़। क्या होता है, लाइबिलिटीज़, है ना। तो इसमें हमें क्या लेनी है, इन सब की बुक वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, बुक वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब आगे कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं, पी का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जो टोटल अमाउंट होती है। ठीक है, एंड ये पीवी का मतलब क्या होता है, पेड अप वैल्यू। ओके, इक्विटी शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू होती है वो। पी का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, नाउ यहाँ पे अब क्या है कि आपको एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन कुछ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो आपको बुक में दिख रही होगी एक्सेप्शन, उसमें भी आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले एसेट की बात करते हैं। एसेट में लिखा है कि आपको कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। क्या, इनकम टैक्स पेड इफ़ एनी। इनकम टैक्स पेड तो माइनस करना ही पड़ेगा, पर इनकम टैक्स में जो आप पेड करोगे उसमें से आपको इनकम टैक्स रिफंड माइनस करना होगा। मतलब इनकम टैक्स पेड आपने पेड किया 36,000 प्लस आपको कुछ रिफंड आया 25,000 का, तो आपको नेट जो माइनस करना है वो क्या माइनस करना है, 11,000। ठीक है, ये माइनस करना है। दूसरा है कि जो डेफर्ड एसेट आपको देखने को मिल सकता है, डेफर्ड, तो वो आपको रिड्यूस करना है, ओके, वो आपको रिड्यूस करना है। मतलब एसेट में से आप 2 चीज़ें माइनस करोगे, इनकम टैक्स पेड एंड डेफर्ड एसेट। इनकम टैक्स पेड में से आपको पहले इनकम टैक्स रिफंड माइनस करना हो, तो आप इनकम टैक्स पेड माइनस करोगे यहाँ से। ठीक है, दूसरा पॉइंट करते हैं। इसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, ये तो बिल्कुल सही है। हमें लायबिलिटी में करने को पड़ेगी, उसमें हमें क्या करना है देखते हैं। लायबिलिटी में हमें करना पड़ेगा कि हमें, मतलब हम बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ लेंगे ना,
इसमें हम क्या क्या चीज़ें नहीं लेंगे, इसमें हम क्या क्या चीज़ें नहीं लेंगे। सबसे पहले तो वही पेड अप कैपिटल नहीं लेंगे हम, क्योंकि पेड अप कैपिटल तो हम नीचे लेंगे डिनोमिनेटर में, तो पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या नहीं लेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड नहीं लेंगे। डिविडेंड किस पे दी जा रही है, प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स पे। तीसरा हम क्या नहीं लेंगे, मतलब बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अगर अलग से दिया हुआ है और उसमें ये चीज़ें इंक्लूड हैं तो इन सबको हटा दो, और अगर ये चीज़ें इसमें इंक्लूड ही नहीं है तो फिर माइनस मत करो, क्योंकि ये चीज़ें इसमें इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है। तीसरा हम क्या नहीं लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे, ठीक है। चौथा क्या नहीं लेंगे हम, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। फिफ्थ, प्रोविजंस जो आपने लाइबिलिटीज़ के लिए बनाए होंगे, लाइबिलिटीज़ के लिए, वो नहीं लेंगे हम। एंड सिक्स्थ, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ नहीं लेंगे। कंटिजेंट लाइबिलिटी तो पेड अप कैपिटल नहीं लेंगे, डिविडेंड नहीं लेंगे जो प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर्स पे दिया जा रहा होगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं लेंगे, प्रोविजन जो आपने लाइबिलिटी के लिए बनाए होंगे उन्हें नहीं लेंगे। एंड सिक्स्थ, कंटिजेंट लाइबिलिटी जो आपने कंटिजेंट लाइबिलिटी जो होगी उन्हें नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसमें आप समझ लो पहले, ये जो यहाँ पे लिखा है कि हम लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आपको डेप्रिसिएशन दिख रहा होगा, डेप्रिसिएशन दिख रहा होगा मतलब लायबिलिटीज़ है, मान लो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस एडेड है, तो इसमें से हम रिजर्व एंड सरप्लस माइनस करेंगे। पर इस रिजर्व एंड सरप्लस में अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो इसको नहीं लेस करेंगे, इसको नहीं लेस करेंगे, समझ रहे हो। तो डेप्रिसिएशन को हम रिड्यूस नहीं करेंगे, पहला पॉइंट कवर। दूसरा पॉइंट है कि जैसे कि मैंने बताया कि लायबिलिटी है, अगर उसमें टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर आपको कहीं दिख रहा होगा तो उसको हमें लेस करना होगा, उसको हमें लेस करना होगा। पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेस करने से पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में से हमें कुछ चीज़ें माइनस करनी होगी, जैसे कि टैक्स पेड, टैक्स पेबल एज पर बुक प्रॉफिट। इस टैक्स पेड में से अगर हमें रिफंड आएगा तो हमें वो माइनस करना होगा, समझ रहे हो। तो एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन ये है कि जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसमें हमें क्या रिड्यूस करना होगा, टैक्स पेड माइनस टैक्स रिफंड, ओके। एंड टैक्स पेबल एज पर बुक प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने अपने सामने खोल रखी है तो मैं पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चौथा है कि अगर प्रोविजंस कुछ असर्टेन लाइबिलिटीज़ के बना रखे, असर्टेन मतलब पता है कि लाइबिलिटी कल चल के होने वाली है, तो उसको आप माइनस नहीं करोगे, उसको आप माइनस नहीं करोगे, ठीक है। एंड एरियर्स ऑफ डिविडेंड है ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड दिए जाता है उसको भी आप माइनस नहीं करोगे, उसको भी आप माइनस नहीं करोगे, नॉट रिड्यूस। इसमें दो चीज़ें हैं कि ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में से ये चीज़ें दोनों रिड्यूस होंगी, ओके। डेप्रिसिएशन रिड्यूस नहीं होगा, असर्टेन लायबिलिटी नहीं होगी रिड्यूस, एरियर्स ऑफ डिविडेंड कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर नॉट रिड्यूस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ कि फेयर मार्केट वैल्यू को हमें कैसे निकालना है। पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो प्रॉपर्टी की, नहीं है तो रूल 3 में चले जाओ। रूल 3 कहता है 1 2 3 जो भी है उसका हायर ले लो। पहला कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा कहता है डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड अपना लो, एंड तीसरा कहता है कि आप A + B - L मल्टीप्लाई PV जो कि पेड अप वैल्यू थी इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय PE, टोटल पेड अप कैपिटल जो थी वो ले लो। अब A में आपको सब बुक वैल्यू लेनी है, B में आपको ज्वेलरी बुलियन जो मैंने बताया था उन सबकी ओपन मार्केट वैल्यू, तीसरे में लायबिलिटी लेनी है इसकी भी बुक वैल्यू। पर कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करके चलिए, मतलब एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है, जैसे कि एक्सेप्शन है उन दोनों में, एसेट्स में लायबिलिटीज़ में जो एक्सेप्शन दी हुई हैं उसमें आपको कुछ चीज़ें रिड्यूस करनी है, कुछ चीज़ें रिड्यूस नहीं करनी है। जैसे कि डेप्रिसिएशन है तो रिड्यूस नहीं करना है, टैक्स पेड माइनस टैक्स रिफंड ये सब आपको रिड्यूस करना होगा लायबिलिटीज़ में से, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में से। चौथा है कि असर्टेन लायबिलिटी ये से रिड्यूस मत करो, एरियर्स ऑफ डिविडेंड है उससे रिड्यूस मत करो ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब सेक्शन नंबर 3 कहता है कि हम आपको बेनामी ट्रांजेक्शन करने ही नहीं देंगे, हम आपको बेनामी ट्रांजेक्शन करने ही देंगे, ठीक है। ये परमिट ही नहीं किया, नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड एट ऑल, ओके। अगर आप किसी ने की तो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी
रिगरस इम्प्रिजमेंट कहते हैं इसे, 1 साल से लेके 7 साल तक। एंड, ये एंड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड, ठीक है। ये कहता है कि ये एंड वर्ड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की, उसका 25% आपसे पेनल्टी और ले लेंगे। तो आपको समझ में आया क्या बोला मैंने बोला कि 1 से लेके 7 साल तक इम्प्रिजमेंट एंड 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 4 ये बोलता है कि कि अगर कोई, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने दिए पैसे मिस्टर बी के नाम पे प्रॉपर्टी, कल को चल गया मिस्टर बी कह दे भाई तूने मुझे प्रॉपर्टी मेरे नाम पे तो दी, मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा ही नहीं चाहिए। मिस्टर ए के पास अब ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे ये प्रॉपर्टी मिस्टर बी से रिकवर कर सके। नो सूट क्लेम इज़ परमिसिबल टू रियल ओनर इफ़ बेनामीदार लाइस। इफ़ बेनामीदार लाइस। ओके। सेक्शन नंबर 5 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेगी? कन्फिस्केट कर लेगी प्रॉपर्टी को विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेगी? कन्फिस्केट, जब्त कर लेगी जो बेनामी ट्रांजेक्शन में प्रॉपर्टी है, उसे बेनामी प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार टू बेनामी बेनिफिशियल ओनर इफ ट्रांसफर नल एंड वॉइड। ये कहता है कि बेनिफिशियल, ये मिस्टर बी है ना, चलो ये बहुत वफादार है, ये कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा, पर अगर इसने कर भी दी ना तो ये नल एंड वॉइड है। मतलब मिस्टर ए को अगर मिस्टर बी डिनाई कर देता तब भी उसके पास कोई रिकवर करने का रास्ता नहीं है, और अगर मिस्टर बी कहता है ले भाई तेरी प्रॉपर्टी, तब भी वो ले नहीं सकता क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन होगी ये नल एंड वॉइड हो जाएगी। आई होप क्लियर है सेक्शन नंबर 6 तक। सेक्शन 7 तक मतलब 3, 4, 5, 6 एक लाइन में चल रहे हैं और ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। नंबर 7 है कि नंबर 7 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसके बारे में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल बिलो रैंक नहीं होगा कोई पर्सन, वो ऑथराइज उस ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्लियर है आपको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। सेक्शन नंबर 18 है, उसमें अथॉरिटीज़ के बारे में लिखा है, इसके बारे में लिखा है अथॉरिटीज़ के बारे में। सबसे पहले आता है इनिशिएटिंग ऑफिसर, देन अप्रूविंग अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, देन अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, देन अपीलेट ट्राइब्यूनल। ओके, सबसे पहले इनिशिएटिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल। ओके, पावर क्या है अथॉरिटी की? पावर क्या है? सिविल कोर्ट में जो पावर होती है हमने जो पढ़ी है, जैसे रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। इवन ये किसी ऑफिशियल को बना सकते हैं बैंकिंग कंपनी के या PFI के या फिर कोई भी एनी अदर इंटरमीडिएट या रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसको बुला सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं ऑन ओथ। ओके, सेक्शन नंबर 20 कुछ ऑफिसर्स हैं, इनको असिस्ट करना होगा इंक्वायरी में अगर क्या बोलते हैं अथॉरिटी को इनकी जरूरत है। तो ये ऑफिसर्स कौन हो सकते हैं? ये ऑफिसर्स कौन हो सकते हैं देखते हैं जरा, 1 सेकेंड। सेबी के ऑफिसर्स इनकम टैक्स अथॉरिटी हो सकते हैं, देन अपना रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के हो सकते हैं, और कस्टम वाले हो सकते हैं, और रिजर्व बैंक हो सकते हैं, RBI, ठीक है, सेबी, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। ठीक, कहाँ पे लिखा है? सेक्शन नंबर 20 में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, सेक्शन नंबर 19 में वो ये बताना चाहती हूँ कि
सेक्शन नंबर 19 में पावर है अथॉरिटी के पास, ये सब जो हमने अभी पढ़ी ये तो है ही, प्लस ये किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं तो उसको आना ही होगा, ठीक है। एंड जितनी भी प्रोसीडिंग चलती है इनके आगे उससे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। अगर इनको लगता है कि इन्हें पुलिस की हेल्प की ज़रूरत है तो ये पुलिस की हेल्प भी ले सकते हैं, और पुलिस वालों की ये ड्यूटी बनती है कि इनकी ये हेल्प करें, ओके, उनकी ये हेल्प करें, ठीक है। तो इसमें यही सेक्शन 20 हमने पढ़ा कि सर्टेन ऑफिसर्स टू एग्जिस्ट इन इंक्वायरी। ये जो दो सेक्शन है, ये जो दो सेक्शन है अभी मैंने आपके साथ बोले 19 और 20, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कल मतलब अभी थोड़ी देर बाद हम पेनल्टी पढ़ेंगे तो उसमें दो सेक्शन बड़े काम आएंगे, तो ये आपको याद रखना है 19 और 20। अथॉरिटीज़ की पावर कि अगर किसी को बुलाया, सॉरी आई थिंक 19 नहीं 20 है, ये तो है ही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, या रुक जाइए आप, हम जैसे जैसे आगे बढ़े मैं आपको ले जाऊँगी ऊपर। सेक्शन नंबर 21 है कि जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है, अप्रूविंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इनके पास पावर है, इनके पास पावर है कि किसी भी सीजी या एसजी के ऑफिसर से अगर कोई भी है, कोई भी डिटेल मंगवानी है रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी या रिगार्डिंग और एनी अदर पर्सन, तो इनको ये जो अथॉरिटीज़ हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं सीजी एसजी के, इनको ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी चाहिए इनको इनिशिएटिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एज सुन एज पॉसिबल देनी होगी, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल देनी होगी। सेक्शन नंबर 21 में ये चीज़ लिखी हुई है, ओके। तो आपको मैं जैसे यहाँ पे बोल रही हूँ कि इनिशिएटिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो मैंने आपको इनके ऊपर डेफिनेशन बताई थी। इनिशिएटिंग ऑफिसर में कौन थे? असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, अप्रूविंग अथॉरिटी में एडिशनल कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। इसलिए मैंने बताया क्योंकि इनका काफ़ी यूज़ होने वाला है, ओके, इस डेफिनेशन का। नाउ सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22 करते हैं। सेक्शन नंबर 21 का जो सबसेक्शन 2 है उसमें जो रूल 4 है, उसमें लिखा है कि जो ये ऑफिसर्स हैं इनको इन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी विद इन 15 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नाउ सेक्शन नंबर 22 है, ये क्या कहता है? ये कहता है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, रुक जाइए। पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स, तो इम्पाउंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर इंक्वायरी पर्पस, कितने दिन के अंदर, कितने दिन के लिए? 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। 26 सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 में पढ़ेंगे। अगर 3 महीने से ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे इन राइटिंग, ठीक है, कि आप क्यों 3 महीने से ज़्यादा करना चाहते हो। तो जब हम 26 सबसेक्शन 3 पढ़ लेंगे तब हम यहाँ पे आएंगे और हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहना चाहता है उस। अब यहाँ पे ना मतलब लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स क्योंकि इम्पाउंड करने पड़ सकते हैं, उसकी पीरियड क्या होगा, कितने समय के लिए रख सकते हो, तो वो सब चीज़ें हैं। इनिशियल इम्पाउंडिंग होती है तो वो सिर्फ 15 दिन के लिए आप बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया, मैं ये देना चाहती हूँ कि इनिशियल कंपाउंडिंग करने किया इनिशिएटिंग ऑफिसर ने, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर को अप्रूविंग अथॉरिटी को बताना होगा विद इन 15 डेज के अंदर कि मैंने इन डॉक्यूमेंट की इनिशियल इम्पाउंडिंग की है, ठीक है, ओके। और अगर इनको कुछ समय के लिए रखने हैं ये डॉक्यूमेंट्स तो अप्रूविंग अथॉरिटी से पूछना भी होगा, ठीक है, पूछना भी होगा फॉर एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ इनिशियल रिटेंशन, ओके। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर ने पहली बार किसी डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड किया तो अप्रूविंग अथॉरिटी को ये बताएगा कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर, ओके, ठीक है। मान लीजिए प्रोसीडिंग का कंक्लूजन हो गया, तो आप कितने दिन तक बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रिटेन रख सकते हो? कौन? अथॉरिटी। कितने दिन तक? सिर्फ 30 दिन तक फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन, सिर्फ 30 दिन तक फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। ये सेक्शन 22 है। इसका जो ये वाला पॉइंट है, हमने 26
16 कर लेंगे, मतलब सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 कर लेंगे, तब हम यहाँ पे आएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 में ये भी लिखा है, आप अपनी बुक में देखिए, सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 में ये लिखा है कि जो बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट जो इम्पाउंड होंगे, जिस पर्सन से लिया वो उनकी कॉपीज़ ले सकता है। जब ये रिलीज़ होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट्स, ये उसी पर्सन को दिए जाएंगे जिससे लिए थे, ठीक है, अनलेस द अप्रूविंग अथॉरिटी या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहे कि ये दूसरे पर्सन को रिलीज़ कर दो, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 23 में है कि पावर ऑफ अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी, मतलब इनिशिएटिंग ऑफिसर को कुछ इंक्वायरी करनी है तो उसको अप्रूवल लेनी होगी किससे, अप्रूविंग अथॉरिटी से। इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो उन्हें किससे अप्रूवल लेनी होगी, अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी होगी, ठीक है। पर ये सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आप अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल लिए बिना काम कर सकते हो। किस में, सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 में। अब हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 कहता है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि नोटिस की बात करता है, ये नोटिस की, ठीक है, नोटिस की। मान लो प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया कि बेनामी है, तो इन्होंने क्या किया, नोटिस दिया किसको, बेनामीदार को, बेनिफिशियल ओनर को, अगर बेनिफिशियल ओनर के बारे में पता है, ठीक है। ऐसे तो देंगे नहीं, कुछ इनके रीजंस होंगे, मटेरियल होंगे इनके पास, स्ट्रॉन्ग बेस पे बोल रहे होंगे, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर ने ऑन बेस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन प्लस रीजन टू बिलीव नोटिस देंगे किसको, बेनिफिशियल ओनर या फिर प्लस बेनामीदार को। बेनिफिशियल ओनर को तो तब दिया जाएगा जब पता हो कि हाँ ये बेनिफिशियल ओनर है इस प्रॉपर्टी का। आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, कि आप बताओ कि हम आपकी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी क्यों ना कहें, शो करो हमें, ठीक है, शो कोस करो, ओके, ठीक है। फिर अटैचमेंट होगा बेनामी प्रॉपर्टी का, इनिशिएटिंग ऑफिसर को लगता है कि नोटिस हमने आज दिया, ये रिप्लाई इस दिन करेगा, इस दिन ये प्रॉपर्टी हो सकती है गायब, तो ये कहता है कि मैं तो प्रोविजनली अटैच करके आऊँगा भाई, मुझे प्रोविजनली अटैच करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी गुम हो सकती है, ठीक है। तो वो प्रीवियस अप्रूवल लेगा, किसकी अप्रूविंग अथॉरिटी की। इनिशिएटिंग ऑफिसर किससे अधिकतर अप्रूवल ले रहा है, अप्रूविंग अथॉरिटी से, ठीक है, अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल ली इन्होंने, और क्या करा, फिर प्रोविजनली अटैच कर ली प्रॉपर्टी को। किसने किया, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने। कितने समय के लिए, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज सर्व्ड। तो याद रखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, मैंने बोला कि आईओ प्रोविजनली अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी को, पर किसके अप्रूवल लेगा, अप्रूविंग अथॉरिटी की। कितने दिन के लिए प्रोविजनली अटैच कर सकता है, 90 डेज के लिए, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज सर्व्ड। नोटिस मई में मान लीजिए मार्च में सर्व्ड हुआ, तो मार्च का एंड 31 वहाँ से 90 डेज काउंट कर लीजिए, वहाँ तक प्रोविजनली अटैच हो सकती है प्रॉपर्टी। ओके, समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से, बढ़िया ना। तो इसका सबसेक्शन 4 है। अब क्या होगा, ये बात गई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है। तो अब इनिशिएटिंग ऑफिसर जिसने प्रोविजनली अटैच किया या नहीं किया, इफ़ नॉट मेड या मेड, तो या तो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि हम तो इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, मतलब हम अभी इस प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहते, या फिर हम इस अटैचमेंट को रिवोक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो कब तक, टिल फाइनल ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है।
तो ये ऑर्डर पास करेंगे पर प्रायर अप्रूवल लगेगी अप्रूविंग अथॉरिटी की। ओके, देन प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं किया था तो या तो ये कहेंगे कि प्रोविजनल अटैच करो या मत करो, ये वो पर्सन सही है या वो प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर भी अप्रूविंग अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल लेके ही पास होगा। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये सारा काम कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? विद इन 90 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज सर्व्ड। ओके, तब याद रखो ये जो भी आपने ऑर्डर किया कि मैं ये जो ऑर्डर पास हुई कि हम ये इसे अटैचमेंट को एक्सटेंड करेंगे या फिर प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं किया था तो हम प्रोविजनली अटैच करेंगे, तो अब आप क्या करोगे? कौन इनिशिएटिंग ऑफिसर 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट या फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर रेफर करेगा किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट क्यों लिखा है कि अगर आपने प्रोविजनली अटैच नहीं किया होगा तो आपने सोचा कि नहीं मुझे तो प्रोविजनली अटैच करना है, वहाँ से 15 दिन, या फिर प्रोविजनल अटैचमेंट कर रखा था तो आपने ऑर्डर पास किया कि मुझे एक्सटेंड करना है तो वहाँ से 15 दिन आप रेफ़र किसको करोगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेफ़र कर दोगे। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है? वो ये कहता है सर्विस ऑफ नोटिस। अब अपनी बुक में देखो मैं बोलती हूँ कि नोटिस सर्व होगा, इंडिविजुअल है तो नोटिस उस इंडिविजुअल के पास जाएगा, फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर या मैनेजर के पास जा सकता है फर्म का, HUF है तो कर्ता या किसी मेंबर के पास जा सकता है वो नोटिस, कंपनी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर हो सकता है, या AOP या BOI है तो उसमें भी प्रिंसिपल ऑफिसर या एनी अदर मेंबर या कोई अदर पर्सन है जो इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, any other person not being an individual person who manage or control his office। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 26 में। सेक्शन नंबर 26 है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऊपर पूरा। ठीक है, सेक्शन 24 ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 5 कि इनिशिएटिंग ऑफिसर ने रेफ़र किया है 15 दिन के अंदर किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो उनके पास आई वो रेफरेंस तो उन्होंने नोटिस इशू किया बेनामीदार को, बेनिफिशियल ओनर को, इनिशिएटिंग इंटरेस्टेड पार्टीज़ को या पार्टी हु क्लेम प्रॉपर्टी, तो उन सबको क्या दिया? एक नोटिस दिया कि आप मेरे पास डॉक्यूमेंट्स लाओ, एविडेंस लाओ, सब चीज़ें लाओ जो आपको लगता है कि आप बोल सकते हो कि ये प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है या इसमें हमारा क्लेम है, जो भी। ठीक है, कितने दिन के अंदर नोटिस इशू करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज, और उन्हें टाइम पीरियड भी 30 डेज का देना होगा। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नोटिस इशू करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच रेफरेंस इज रिसीव्ड, और उन सबको टाइम पीरियड कितना देना होगा रिप्लाई करने का? 30 दिन। ठीक है, ओके। तो नोटिस सर्व होना चाहिए सबको। मान लो किसी को नहीं हुआ, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, 2 जने होल्ड करके बैठे हैं तो दोनों को जाना चाहिए सर्विस। अब दोनों को नहीं गया, एक को गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये नोटिस जो है इनवैलिड है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर नंबर 3 रिप्लाई आए लोगों के, एविडेंस आए, डॉक्यूमेंट्स आए, मटेरियल्स सब चीज़ें आई, उन्होंने कंसिडर किया रिप्लाई को, मटेरियल्स को, सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी। किसको दी? बेनिफिशियल ओनर को, बेनामीदार को, इनिशिएटिंग ऑफिसर को भी दी अपॉर्चुनिटी कि आप बोलो इनिशिएटिंग ऑफिसर ने, क्योंकि ये क्लेम किया ना कि उसने रेफ़र किया था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि आप इसको देखो, क्योंकि मुझे हिसाब से तो लगता है कि प्रोविजनली अटैच होनी चाहिए या फिर प्रोविजनली अटैच से बढ़कर एक कन्फर्म अटैचमेंट होनी चाहिए, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इनिशिएटिंग ऑफिसर को भी दिया जा रहा है। फिर वो ऑर्डर पास कर देंगे, आइदर कंफर्म करेंगे अटैचमेंट को या फिर रिवोक कर देंगे। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगर लगता है कि किसी और पार्टी का नाम या तो ऐड करना चाहिए, स्ट्राइक ऑफ करना चाहिए,
वे ऐड कर सकते हैं, स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं खुद से सो मोटो या फिर ऑन एप्लीकेशन बाय पार्टी, ऑन एप्लीकेशन बाय पार्टी। ठीक है, ठीक है। फिर 26 सबसेक्शन 7 कहता है कि टाइम लिमिट क्या है ऑर्डर पास करने की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए। तो 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच 24 सबसेक्शन 5 का रेफरेंस रिसीव हुआ। तो जिस साल जिस मंथ में रेफरेंस आया 24 सबसेक्शन 5 का, वहाँ से आपको 1 ईयर काउंट करना है उस महीने के एंड से। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जो 26 सबसेक्शन 3 में ऑर्डर पास कर रहे हैं, ये कहाँ से करना है, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने इन्हें रेफरेंस दी थी सेक्शन 24 सबसेक्शन 5 में, उस महीने के एंड से जिस दिन इन्हें रेफरेंस मिली उस महीने के एंड पे आ जाओ, वहाँ से 1 साल तक इन्हें ऑर्डर पास करना होगा। ठीक है, सेक्शन 26 सबसेक्शन 8 है अपीयरेंस बिफोर अथॉरिटी। अपीयरेंस बिफोर अथॉरिटी कौन कौन अपीयर, कैसे कैसे अपीयर हो सकते हैं लोग। देखो, कोई एम्प्लॉय अपीयर हो सकता है, ऑफिसर बैंक के लिए कोई ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, कोई लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है जो प्रैक्टिस करता है सिविल कोर्ट में, कोई पर्सन जिसने अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन पास किया हो। ठीक है, या कोई पर्सन जिसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो। ओके, तो हमने पूरा सेक्शन 26 कर लिया। और मैंने आपको ऊपर एक चीज़ बताई थी कि जब हम सेक्शन 26 कर लेंगे तब हम पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट। तो सेक्शन 26 सब सेक्शन 3 में ऑर्डर पास कर सकते हैं कौन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कि या तो ऑर्डर कंफर्म कर दो या फिर रिवोक कर दो, ये था ना। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने नोटिस देके डॉक्यूमेंट्स बुलवाए थे, एविडेंस बुलवाए थे कि आप बताओ, हमें डॉक्यूमेंट्स दो, हम उस हिसाब से ऑर्डर पास करेंगे। तो वे जब उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, अगर उन्हें तब भी लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहने चाहिए, तो वे 3 महीने तक अपने पास रख सकते हैं, 3 महीने तक अपने पास रख सकते हैं, इम्पाउंड कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द मंथ, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। जब ए ने और अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया, वहाँ से 3 महीने तक वे डॉक्यूमेंट इम्पाउंड कर सकते हैं। अगर 3 महीने से भी ज़्यादा आपको रखना है तो रीजंस रिकॉर्ड इन राइटिंग आपको करना होगा कि क्यों 3 महीने से ज़्यादा आप रखना चाहते हो। आई होप क्लियर है। चलो नीचे चलते हैं। तो हमने पढ़ लिया, तो हमने इतना कवर किया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सेक्शन 27 है जो कहता है कन्फिस्केशन इन्वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। जो ऑर्डर सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 में पास हुआ कि कंफर्म कर दिया अटैचमेंट, उस प्रॉपर्टी को अब कन्फिस्केट किया जाएगा बट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग। तो यहाँ पे लिखा है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट दिया जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देंगी, उसको कंसिडर करने के बाद वे कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास कर देंगे, ठीक है। हाउएवर अपील फाइल हो सकती है कहाँ पे, अपीलेट ट्राइब्यूनल में, किस सेक्शन में, 46 सेक्शन में। अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट दिया जाएगा, कन्फिस्केट करने से पहले कन्फिस्केट हो जाएगी प्रॉपर्टी। का कन्फिस्केट हो गई तो पार्टीज के पास राइट है कि वो फाइल कर सकते हैं अपील तो अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो सेक्शन 46 में पढ़ेंगे, ओके। फिर यहाँ पे रूल 6 है, उसमें लिखा है, आपको एक समरी है यहाँ पे, उस डिटेल में जाना है तो आप बुक से आराम से पढ़िएगा, पर मैं आपको समरी फॉर्म में बता देती हूँ। तो इसमें ये है कि रूल 6 में ये है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी ऑर्डर उन्होंने पास किया, ऑथराइज्ड ऑफिसर को वे इस ऑर्डर की कॉपी दे देंगे। ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो उन्होंने ऑर्डर पास किया उसकी कॉपी भी किसको देंगे, ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर। देन इनकम टैक्स ऑफिसर ये बात का नोटिस किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देंगे इस बारे में, इंटीमेट कर देंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है, इंटीमेट कर देंगे।
पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने किसको बताया, ऑथराइज ऑफिसर को, ऑथराइज ऑफिसर ने किसको बताया, एसडी या फिर सीजी को, ठीक है। फिर पब्लिक को भी बताना होगा कि ये प्रॉपर्टी हो चुकी है बेनामी, इस प्रॉपर्टी ये बेनामी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अनाउंसमेंट की जाएगी पब्लिक को। एंड ये प्रॉपर्टी हो चुकी है कन्फिस्केट हो चुकी है, कन्फिस्केट जब्त हो चुकी है, तो ये पब्लिक में भी अनाउंसमेंट की जाएगी। ओके देन आगे चलते हैं। रूल 6 है यहाँ पे। रूल 6 में ये सब चीज़ें किसके लिए बताई मैंने आपको, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। नाउ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है कि जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप यहाँ पे भी सिमिलर है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर की कॉपी ऑथराइज ऑफिसर को देंगे। सेकंड, मूवेबल प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सेल तब हो सकती है जब अगर एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है, मोर देन, मतलब उसको मूवेबल प्रॉपर्टी को रखना, उसको मेंटेन करवाना, उसके जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं, बट विद द लीव ऑफ, मतलब विद द परमिशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसने ये ऑर्डर पास किया कि अटैच करो, ठीक है। देन जो भी सेल आएगी, प्रोसेस जो भी आएगी, वो एसबीआई के खाते में जमा हो जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे अकाउंट के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एसबीआई या उनके सब्सिडरी, या फिर नियरेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक वहाँ पे, या गवर्नमेंट ट्रेजरी, ओके, वहाँ पे आप इस पैसे को जमा करवा सकते हो। अगर मान लो कैश था या ज्वेलरी थी या कोई सिक्योरिटी थी, ठीक है, तो आप इन सबको लॉकर में रखवा सकते हो, पर ये लॉकर किसके नाम पे बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे। ये लॉकर किसके नाम पे बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे, ठीक है, समझ आया। सेम ये चीज़ आप यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड होती हैं उनके लिए भी ये चीज़ करवा सकते हो, ठीक है, ठीक है। एंड बैंक और एफआई को आप डायरेक्शन दे सकते हो कि जो भी पैसा है वो किसके नाम पे क्रेडिट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे। तो ये उसकी समरी है रूल 6 की, आप चाहो डिटेल में तो बुक से एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। फिर सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 ये है कि सबसेक्शन जो सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वो एप्लीकेबल नहीं होगा मतलब ये प्रॉपर्टी थी, बेनामी थी, पर किसी ने इसको खरीद लिया, पर उसको नहीं पता था ये बेनामी है, उसने तो गुड फेथ में लिया ना, उसको नहीं पता था, ठीक है, उसने बेनामीदार से ली प्रॉपर्टी और एडुकेट कंसिडरेशन दिया इस प्रॉपर्टी के बदले, उसने एडुकेट कंसिडरेशन दिया किसको, बेनामीदार को, तो अब उसको तो नहीं पता था, तो इसलिए गुड फेथ में तो ये सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। पर ये सारा काम कब तक हो जाना चाहिए, प्रायर टू द इशू ऑफ नोटिस, जो सेक्शन 24 में इशू हुआ था ना, सेक्शन 24 में जो नोटिस इशू हुआ था उस नोटिस के इशू होने से पहले ये प्रॉपर्टी उसने बाय की हो, ओके, तो हम कहेंगे कि उसने गुड फेथ में बाय की है, ओके, वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं। फिर कॉन्फिस्केशन हो जाता है, आप बुक में देखेंगे आप, कॉन्फिस्केशन हो जाता है तो वो किसके नाम कॉन्फिस्केशन हो जाता है, तो प्रॉपर्टी के जितने भी राइट्स हैं वो किसके नाम पे हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वो सब चार्जेस से फ्री हो जाती है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरा इस पर कंपनसेशन है, नो, ठीक है, ठीक है। अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरा इस पर राइट है तो वो नल एंड वॉइड कह दिया जाएगा, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके। नाउ सेक्शन नंबर 28 मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़। तो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़ को कौन मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करता है, ओके।
एडमिनिस्ट्रेटर जब कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी को अपने हाथ में लेता है, मतलब ये देखता है कि मुझे इसे संभालना है, तो ये देखता है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करता है प्रॉपर्टी की विद रेफरेंस टू इट्स पर्टिकुलर मेंशन इन द ऑर्डर अंडर सेक्शन 27 सबसेक्शन 1, कि जो सेक्शन 27(1) में ऑर्डर पास हुआ था कि ये प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होनी चाहिए, कि ये वही प्रॉपर्टी है, तो ये इस एडमिनिस्ट्रेटर को ये इंश्योर करना होगा। ठीक है, ये इंश्योर करना होगा। एंड अगर अब एडमिनिस्ट्रेटर है तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी सारी डिटेल्स उसको किस फॉर्म में रखनी होगी, फॉर्म नंबर 1। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फॉर्म नंबर 2 में रखनी होगी। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स है, मतलब एक रजिस्टर बनाना होगा तो वो एक फॉर्म है यहाँ पे, तो फॉर्म 1 है फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर्म 2 है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर नोटिफाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को बाय एन ऑर्डर, सॉरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिफाई करेंगे बाय एन ऑर्डर पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। तो ऑर्डर के थ्रू ये नोटिफाई होते हैं, ऑर्डर के थ्रू। कभी कभी इस चीज़ के ऊपर ना MCQ बन जाता है कि ऑर्डर के थ्रू था कि नोटिफिकेशन के थ्रू था, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की कि समरी नोट्स में मैं एक एक चीज़ को अच्छे से यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 29 में है पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। एडमिनिस्ट्रेटर पोजीशन ले लेता है प्रॉपर्टी की, तो एडमिनिस्ट्रेटर को पोजीशन लेनी है प्रॉपर्टी की, तो वो जिस पर्सन के हाथों में वो प्रॉपर्टी है वो उसको एक नोटिस देगा कि ये प्रॉपर्टी मुझे सरेंडर कर दो विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। मतलब जिस दिन से वो नोटिस सर्व हुआ वहाँ से 7 दिन काउंट होंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरे हाथों में सरेंडर कर दो। अगर वो नहीं मानता, इन इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय द पर्सन या फिर इन इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, तो वो पुलिस की हेल्प भी ले सकता है, पुलिस को हेल्प करनी पड़ेगी। उसमें लिखा है एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर टू कंप्लाई विद द रिक्विजिशन। वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पुलिस से कि आप मेरी हेल्प करो, तो वे आपकी हेल्प करेंगे। कौन? एडमिनिस्ट्रेटर की। तो एडमिनिस्ट्रेटर उस पर्सन को क्या देगा? नोटिस कि देखो 7 दिन का समय है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, 7 दिन दिए जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू द पर्सन की सरेंडर कर दो प्रॉपर्टी। अगर वो नहीं करता है तो पुलिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनकी हेल्प की, एंड पुलिस उनकी हेल्प करेंगे। ये सेक्शन नंबर 29 में लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हमने मेन प्रोविजंस पढ़ ली, अब तो छोटे मोटे प्रोविजन हैं, फटाफट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन के थ्रू ले गया है। सेक्शन नंबर 30 है। सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटर किसके थ्रू? ऑर्डर के थ्रू आए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें नोटिफाई किया अपीलेट ट्राइब्यूनल को, इस्टेब्लिश अपीलेट ट्राइब्यूनल, जिनमें 2 लोग होते हैं, एक चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर। अब 2 मेंबर में भी कौन लोग? जुडिशियल मेंबर, सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। फर्स्ट जुडिशियल मेंबर, सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। ओके, देन आगे पढ़ते हैं। एक बेंच में कितने लोग हो सकते हैं? 1 चेयरपर्सन प्लस 2 मेंबर। एक बेंच में कितने लोग हो सकते हैं? 1 चेयरपर्सन प्लस 2 मेंबर। देन चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं? चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं? यस, कौन? ही इज अ सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। ही इज अ सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। एंड उन्होंने उस सर्विस को 5 साल कंप्लीट किया है, मतलब उन्होंने ये सर्विस 5 साल की है एंड वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड वे कौन से कोर्ट के जज थे? हाई कोर्ट के। कौन? चेयरपर्सन। नाउ जुडिशियल मेंबर के लिए देख लेते हैं कि मेंबर है इंडियन लीगल सर्विस के प्लस एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ओके। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। कौन? मेंबर कहाँ के? इंडियन रेवेन्यू सर्विस के प्लस चीफ कमिश्नर भी हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। ये देखो समझने वाली चीज़ें नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ इस पेज पे ये चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, याद तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो, आप चेयरपर्सन को लेके आ रहे हो। ठीक है, चेयरपर्सन को जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट या अपीलेट ट्राइब्यूनल में जब वे अपॉइंट होते हैं तो कंसल्टेशन होगी किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ, क्योंकि वे हाई कोर्ट के जज थे। तो उसी हाई कोर्ट के, मतलब उसी नहीं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके तभी वे अपॉइंट होते हैं। कौन? चेयरपर्सन। ठीक है,
देन चेयरपर्सन मेंबर जो दूसरे ट्राइब्यूनल में होल्ड करते हैं पोस्ट में ऑल्सो होल्ड पोस्ट, मतलब वे किसी और ट्राइब्यूनल में होल्ड करते हैं पोस्ट, इस ट्राइब्यूनल में भी वे पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चेयरपर्सन चाहे तो ये बेंच बना रखी है तो इनमें जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन की मान लीजिए इलनेस है तो सीनियर मोस्ट मेंबर देखेगा फिर, या फिर चेयरपर्सन की अभी वैकेंसी हो चुकी है तो सीनियर मोस्ट मेंबर देखेगा। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़े से MCQ वाले पॉइंट बता दिए। नाउ वैकेंसी, अगर वैकेंसी होती है तो 3 महीने के अंदर अंदर रिफ़िल होनी चाहिए, रिफ़िल। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ वेकेशन। कितने सालों तक इनका पीरियड होता है, 5 इयर्स या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, 5 साल या फिर जब ये 65 ईयर्स के हो जाए वो। ठीक है, तब तक विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। एंड ये रीअपॉइंट भी नहीं होते, रीअपॉइंट भी नहीं होते। ठीक है, रीअपॉइंट भी ये नहीं होते हैं, रीअपॉइंट भी ये नहीं होता है। ठीक है, ये सेक्शन 34 था और उससे पहले जो वेकेशन वाला था वो 33। नाउ रिमूवल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेक्शन नंबर 35 में लिखा है किस ग्राउंड्स पे, वही जो हमने डायरेक्टर चैप्टर में पढ़ रखे हैं कि एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट, या फिर किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुए हैं, फिजिकली मेंटली इनकेपेबल हैं, या फिर किसी अपने काम में फाइनेंशियली अदर इंटरेस्ट इनका आ चुका है, या फिर अगर इनकी पोजीशन कंटिन्यू रही तो इट कैन बी प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वे क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। देखो, चेयरपर्सन हो या जुडिशियल मेंबर हो तो इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दी जाएगी, प्लस इंक्वायरी करेंगे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इंक्वायरी करेंगे, इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, देन ऑर्डर ऑफ CG पास होगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर की बात करो तो इन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी एंड CG का ऑर्डर पास हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इंक्वायरी बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 40, एक सेक्शन 36 है, उसमें लिखा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफेक्ट हो गया या फिर किसी के अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट हो गया या प्रोसीजर में इरेगुलरिटी हो गई तो उसके कारण प्रोसीजिंग इनवैलिडेट नहीं होगी। ठीक है, एंड सेक्शन 37 रेजिग्नेशन एंड रिमूवल है कि कोई पर्सन रिज़ाइन करना चाहता है तो उसे नोटिस देना होगा, पर वो कब तक रिज़ाइन नहीं कर सकता, जब तक या तो उसकी ऑफिस एक्सपायर ना हो जाए या फिर कोई सक्सेसर ना आ जाए उसके बदले में, या फिर जब से उसने नोटिस दिया वहाँ से 3 महीने तक वो रिज़ाइन नहीं कर सकता, विच एवर इज अर्लियर। ओके, नाउ एपीलेट ट्राइब्यूनल जो भी स्टाफ है उनको ये नहीं एपीलेट ट्राइब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, तो एपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद भी सेम पावर्स हैं जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 में देखेंगे एपीलेट ट्राइब्यूनल, यहाँ पे लिखा है सेक्शन 40 एपीलेट ट्राइब्यूनल शैल नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 एपीलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डर जो पास करते हैं वो माना जाता है एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। एपीलेट ट्राइब्यूनल कोई ऑर्डर पास करके ट्रांसमिट कर सकते हैं सिविल कोर्ट को, एंड सिविल कोर्ट को वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना होगा। एपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने जो भी प्रोसीडिंग होती है उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग ही हम कहते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 42 में ये है कि चेयरपर्सन के पास ये पावर है कि वे किसी भी केस को एक बेंच से दूसरे बेंच पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे तो ऑन मोशन या एप्लीकेशन आई किसी की, उसके बेसिस पे चेयरपर्सन किसी भी केस को एक बेंच से दूसरे बेंच पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, कोई भी पेंडिंग केस है, पेंडिंग केस। ठीक है, सेक्शन 43 बहुत पढ़ रखा है हमने कि अगर एक बेंच में 2 मेंबर्स हैं, उनका आपस में जो एक दूसरा कुछ कह रहा है, दूसरा पर्सन कुछ और कह रहा है, तो वे या तो चेयरपर्सन को कह देंगे, चेयरपर्सन या तो अपनी राय दे देगा या फिर किसी और मेंबर को कहेगा आप अपना वोट दो, तो या तो मेजॉरिटी रूल करेगी, और अगर चेयरपर्सन जो कहा होगा या तो वो रूल करेगा। ठीक है,
सेक्शन 44 मेंबर्स होते हैं पब्लिक सर्वेंट्स की तरह माने जाते हैं। एंड 45 में है कि नो इंजेक्शन बाय द सिविल कोर्ट, नो इंजेक्शन बाय द सिविल कोर्ट। सेक्शन 46 है कि अपील टू एपीलेट ट्राइब्यूनल, एपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील जा सकती है। ओके ठीक है, एपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील जा सकती है, ठीक है। एनी पर्सन इनिशिएटिंग ऑफिसर भी अपील दे सकता है। कितने दिन के अंदर? विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट द ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। देन 45 डेज के बाद भी आप अपील दे सकते हो। ये एंटरटेन हो सकती है अगर सफिशिएंट कोज था किसी का तो, ठीक है। एपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील कौन दे सकता है? मतलब ऑर्डर पास हो सेक्शन नंबर 54A में उसके लिए, या फिर एग्रीव्ड है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 में सुनाया था, उस ऑर्डर से आप एग्रीव्ड हो, या फिर जो ऑर्डर 54A में पास हुआ है उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप यहाँ पे अपील फाइल कर रहे हो सेक्शन नंबर 46 में, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे जब हम 54A पढ़ लेंगे। सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 में वो ऑर्डर पास करेंगे। 46(5) में टाइम लिमिट क्या है? वही 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच अपील इज़ फाइल्ड, ठीक है। सारी कंसिडर करेंगे, सब मटीरियल डॉक्यूमेंट सब चीज़ों को, ठीक है। फिर देखो अपील जाएगी फॉर्म में जाएगी। किस फॉर्म में जाएगी? फॉर्म नंबर 3 में। फॉर्म नंबर 1 एंड 2 हमने कवर किया था, जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए था कि उसे मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्म नंबर 1 में रजिस्ट्री डिटेल्स तैयार करनी, इमूवेबल के लिए फॉर्म नंबर 2 में। फॉर्म नंबर 3 में आप अपील देते हो अपीलेट ट्राइब्यूनल को। तो फ़ी क्या है? अगर आप सेक्शन 54A के अगेंस्ट जा रहे हो तो 2000 रुपये फ़ी है, या आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हो, ऑर्डर के अगेंस्ट, तो 10,000 फ़ी है, ठीक है। देन सेक्शन 47 है कि रेटिफाई भी हो सकता है कोई ऑर्डर, हो सकता है अगर उस ऑर्डर में कोई मिस्टेक थी तो, बाय अपीलेट ट्राइब्यूनल या किसी अथॉरिटी के द्वारा कोई ऑर्डर है उसमें मिस्टेक थी, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज पास्ड, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज पास्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑफिसर प्रेजेंट करता है केस को, तो क्या बोलते हैं? प्रेजेंटिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, ठीक है। सेक्शन 48 में ये चीज़ें। 49 में अपील टू हाई कोर्ट, सेक्शन 49 में अपील टू हाई कोर्ट, तो किसके अगेंस्ट? ऑर्डर ऑफ एपीलेट ट्राइब्यूनल। कितने दिन के अंदर? 60 डेज ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, 60 डेज के बाद भी जा सकते हो अगर सफिशिएंट कोर्स था तो, ठीक है। सेक्शन नंबर 50 आता है, से हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? किसी और इशू को भी कंसिडर कर सकते हैं जो एपीलेट ट्राइब्यूनल ने नहीं की या रॉन्गली डिटरमाइन की एपीलेट ट्राइब्यूनल ने, बाय रीजन ऑफ अ डिसीजन ऑन सच क्वेश्चन ऑफ लॉ इज रेफर टू ऑर्डर। नाउ सेक्शन नंबर 50 में स्पेशल कोर्ट कौन नोटिफाई करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनके साथ कंसल्ट करके कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नोटिफाई करते हैं कोर्ट को एज स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट किसी भी ऑफेंस की कॉग्निजेंस कब लेते हैं? कंप्लेंट आनी चाहिए इन राइटिंग किसी अथॉरिटी के द्वारा या फिर कोई भी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑथराइज बाय इन राइटिंग बाय जर्नल या स्पेशल ऑर्डर। तो स्पेशल कोर्ट ऐसी किसी ऑफेंस की कॉग्निजेंस नहीं लेगा, या उनके पास कंप्लेंट आनी चाहिए किसकी? किसी अथॉरिटी की या किसी भी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑथराइज किया है उनको इन राइटिंग बाय जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने। जो भी ट्रायल होती है स्पेशल कोर्ट के आगे वो कंक्लूड हो जानी चाहिए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, तो उनकी एलिजिबिलिटी बता रखी है कि वे एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस करो फॉर 7 ईयर्स एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की केस में 10 ईयर्स, ठीक है। सेक्शन नंबर 53 है पेनल्टी किसके ऊपर लग सकती है? बेनिफिशियल ओनर के ऊपर, बेनामीदार के ऊपर, या एनी अदर पर्सन हु इंड्यूसेस एनी पर्सन टू एंटर इन बेनामी ट्रांजेक्शन, एनी पर्सन हु इंड्यूसेस एनी पर्सन टू एंटर इन बेनामी ट्रांजेक्शन। 54 में पेनल्टी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कि किसी को हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन दो पर उसने इन्फॉर्मेशन गलत ला के दी,
ठीक है, या फर्निश एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट, तो उसको 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक एंड 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अब सेक्शन 54 है, आपको याद है सेक्शन 54 है, हमने कहीं पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि अपीलेट ट्राइब्यूनल को जब अपील जाती है तो वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 54A में है कि सेक्शन 19 एंड 21 के लिए, सेक्शन 19 एंड 21 के लिए पेनल्टी लगा सकते हैं 54A में। पेनल्टी कितनी, 25,000 फॉर ईच फेलियर। पेनल्टी कितनी, 25,000 फॉर ईच फेलियर। अब सेक्शन नंबर 19 एंड 21 में क्या था देखते हैं, एक बार ऊपर जाते हैं। सेक्शन 19 ये था एंड 20 ये रहा, हमने लोगों को बुलाया, समन किया, लोग आए नहीं। या 20 में ये था कि हमने ऑफिसर्स को कहा टू एडजस्ट इन इंक्वायरी, उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की। एक मिनट, ये है ना सेक्शन 19 एंड 20, सॉरी 20 नहीं 21 है, आई थिंक वहाँ पे 20 लिखा है क्या, नहीं 21 ही लिखा है। तो यहाँ पे है कि एक तो पावर ऑफ अथॉरिटी में समन किया, वो पर्सन नहीं आया तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी जा सकती है। एंड 21 में है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगर उनके पास पावर है कि वे किसी ऑफिसर से बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, अगर उन्होंने इस चीज़ की कंप्लेंट नहीं की तो उसकी पेनल्टी लिखे यहाँ पे 25,000 फॉर ईच फेलियर। तो इसी के अगेंस्ट रेमेडी, इसी के लिए तो रेमेडी थी यहाँ पे, वो थी यहाँ पे ये थी, यहाँ थी ना कि अगर ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 54A में तो यहाँ पे आप अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो पेनल्टी लगाने से पहले रूप दिया जाएगा, मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अगर प्रूव है कि गुड रीजंस, मतलब कि जेन्युइन रीजंस थे, तो फिर ये किसके लिए बात कर रही हूँ मैं, 54A के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, तो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर उन्होंने प्रूव किया और हमें लगा जेन्युइन रीज़न थे। जैसे मान लीजिए किसी को बुलाया, उसने कहा मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके जेन्युइन रीज़न है तो पेनल्टी इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, सेक्शन 55 है, सेक्शन 55 है कि कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा सेक्शन 54 में विदाउट प्रीवियस सेंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, विदाउट प्रीवियस सेंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फिर सेक्शन 58 में क्या लिखा है भाई, देख लेते हैं एक बार। 58 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कभी लगा तो वह नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर रिलीजियस ट्रस्ट को एग्जाम कर सकते हैं इस एक्ट को लगने से, मतलब ये एक्ट उन पर फिर नहीं लगेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी लगता है तो नोटिफिकेशन के थ्रू। 61 में क्या है कि 61 में जितने भी यहाँ पे ऑफेंसेस होंगे वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे, मतलब वो बेलेबल हो सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, मतलब वो बेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ये बेनामी का जो एक्ट है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। एंड इफ़ यू रिक्वायर दिस डॉक्यूमेंट देन प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। एंड इफ़ यू लाइक दिस video, please like the button, please like this video and subscribe to the channel. And if you want more videos related to this subject then please mention in comment section, okay। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ो।